जिंदगी चल रही है, हाँ आपने माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, इसको आप जो यूथ है हमारी पाकिस्तानी है या पूरी दुनिया में है, वो आपकी सर्विसेज से कैसे फायदा उठा सकती है? वो कौन सी सर्विसेज हैं आपकी जिससे वो फायदा उठा रहे हैं? भाईजान, मैं गरीब सा बंदा हूँ, मुझसे क्या फायदा ले सकते हैं? आपकी जिंदगी से जो ना लोगों को हर लम्हे फायदा होना शुरू हो जाए। चलो देखते हैं क्या आता है दिमाग में। तो जी जी लाइक, जी सॉरी, जी आप अभी जी जी शुरू करें। कहाँ से शुरू करें भाईजान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सैफ, आपने मुझे इनवाइट किया। और आपका सवाल ये है कि लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं। जी जी आपकी जिंदगी से कैसे फायदा उठा सकते हैं, आपकी सर्विसेज से, आपकी। भाईजान, मेरी जिंदगी से एक फायदा उठा सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सफर अपना शुरू किया और जहां से शुरू किया, शायद उस जिंदगी में जो कुछ दोस्त हैं हमारे, वो ऑलरेडी शायद मैंने जहां से शुरू किया वो उस पॉइंट से कुछ आगे भी हैं। वो मसलन किस तरीके से, जैसे मैंने अपना सफर शुरू किया था सपोज 2000 में, जब मेरे जी पास फिजिक्स में एक पेपर में फेल था मैट्रिक में। ठीक है, तो कुछ लोगों के तो ए ग्रेड होंगे। जी फिर जी मैंने इंटर किया, फिर इंटर में फिर फेल हुआ। फेल नहीं हुआ था, डी ग्रेड आया था। जी जी कि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबल होते हैं, मोर देन 50% मार्क्स इफ यू गेट, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन मेरे तो 50 से भी कम थे। फिर मैंने इम्प्रूव किया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा अल्लाह अल्लाह करके। किसी भी, यानी काफी यूनिवर्सिटीज में एंट्री टेस्ट दिया था, लेकिन एक में सिर्फ हुआ था। और जो हुआ था हमने उसको बिस्मिल्लाह करके ले लिया। तो इससे ये पता चला कि देखो, इंसान सोचता एक चीज है, लेकिन कुदरत वाले ने अपनी प्लानिंग की होती है उस इंसान के लिए। आप एक, यानी चल रहे हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, लेकिन कुदरत वाला जो आपको दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जो है जिस हाल में हो उसमें रहते हुए उसको, अपने हालात को कैसे बेहतर बनाना है, ये चीज आप सीख सकते हो मेरी जिंदगी से। अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, अपनी सोचों में ये चीज ला सकते हो कि अगर यार जफर इन हालात में भी रहते हुए आगे निकल सकता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, हार्डशिप आई, गर्मी आई, सर्दी आई, धूप आई, छांव आई, लेकिन ये बंदा रुका नहीं। मैं विद इन, फिर क्या हुआ कि इंटर की 2003 में 4 में यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी में भी कुछ होते हैं मेरी तरह, पढ़ मेहनत बहुत करते हैं, शौक बड़ा होता है कि ए ग्रेड आए ना, लिस्ट जी में मार्क्स अच्छे आए, लिस्ट में जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करें। ये ना बोले कि चल भाई पीछे हो, डफर है तू तो उस इन बातों से भी ना दुख होता है बंदे को, ना फील होता है कि यार ये क्या मजाक है। और उस वक्त तो हमें और भी हार्मोन्स इंसान में पैदा हो रहे होते हैं, इंसान की ख्वाहिशें होती हैं कि भाईजान हमारी भी कोई दोस्त हो। और बंदियां भी उसी को दोस्त बनाती हैं जो किसी ना किसी चीज में अच्छा हो, या तो दिखने में मास्टर हो, या तो पढ़ाई में ब्रिलियंट हो, या तो पैसे का शशका वशका हो। हमारे पास तो कोई चीज नहीं थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी में तो भाईजान मोबाइल भी नहीं था उस जमाने में। हमारे दोस्तों के पास थे C100 और कुछ नहीं, आपस में मिस कॉलें दे के ख्वाहिश करते थे, ये रियलाइज करवाते थे कि यार इसके पास भी मोबाइल है। हम तो उस दौर के हैं। तो चलते चलते 4 साल पूरे किए। उसमें भी बीच में ऐसा एक टाइम आ गया था कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कहा यार सबसे बड़ा मैं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी पीछे रह जाएंगे। तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था कराची में, ARY का।
तो वहां पे काम करता था। तो लंच के टाइम भी ना मैं नीचे नहीं उतरता था। ARY का जो कराची में ऑफिस है वो है ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे, मदीना सेंटर 6th फ्लोर। तो उसी के नीचे ऐसे समझे कि ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट इज लाइक सदर में बहुत ही टाइट किस्म की मार्केट है। लंच के टाइम काफी जो मेरे कुलीग्स होते थे नीचे चले जाते थे, वो काम वाम, यानी किसी ने लंच कर लिया, किसी ने सिगरेट वगैरह पी ले, जो अपनी थोड़ी बहुत हवा बाहर की देख ली, 4 लोगों को देख लिया वहां पे, क्योंकि वो थोड़ा रौनक वाला एरिया है। तो मैं जो होता था, मैं जाता था, 10-15 मिनट गया, जो भी खाना होता था खा के फौरन आके फिर अपना काम करना शुरू कर देता। तो उस वक्त एक डिश टीवी की प्रमोशन थी, क्योंकि हम टेली सर्विसेज था वो कॉल सेंटर। तो वो बंदा मेरे पास आया, कहता है कि तुम्हें मैंने नोट किया कि लंच टाइम भी तुम 1 बजे से पहले आके बैठे काम कर रहे होते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि सर जी मुझे काम सीखना है और काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं मेरे ये मकसद नहीं है कि मैं टाइम क्यों जाया करूं, ठीक है 1 घंटा ब्रेक है, मैं नीचे खड़ा होके क्या करूंगा उस वक्त। यानी मैंने कहा कि कोई और मेरे शौक है नहीं। रही बात खाना खाने की, मैंने खाना खा लिया, आ गया, काम कर रहा हूँ। तो फिर उसने मुझसे और सवालात किए ना कि तुम क्या करते हो, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तो मैंने बताया कि मैं यानी सखर से गांव से मेरा बिलोंग है और इस तरीके के कुछ हालात थे जिनकी वजह से मैं अपनी स्टडीज भी छोड़ के यहाँ आ गया। तो उस बंदे को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा बात सुनो, आप यहाँ पे अभी ये हो एज अ कॉल सेंटर एजेंट, 2-3 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर बन जाओगे, फिर 2-3 सालों के बाद फ्लोर इंचार्ज बन जाओगे, ठीक है, कोई 15-20 साल के बाद जाके तुम जाके बनोगे मैनेजर शैनेजर। तो 15 साल जो तुम वेट करो, उससे बेहतर ये है कि जो आप स्टडीज कर रहे थे 4 इयर्स की टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, वो आप करो। उससे ये फायदा होगा कि जो 5th ईयर आपका आएगा, डायरेक्ट आप असिस्टेंट मैनेजर जाके लगोगे। आपकी ये जो 10 साल की जर्नी है, 15 साल की, ये स्क्वीज होके 4 से 5 साल में आ जाएगी। आप 2 साल ऑलरेडी कर चुके हो, 2 साल और पढ़ाई करो। मैंने कहा सर जी यहाँ पे भूख लगी पड़ी है, अफलास लगी पड़ी है, खांदे के वांदे लगे पड़े हैं, हमें पता है कैसे गुजारा कर रहे हैं, और आप कह रहे हो वापस जाके पढ़ाई करो। इस दौरान मेरे पेरेंट्स की बड़ी मेहरबानी है, वो मुझे कहते रहते थे कि बूटे बेटा ये दिन गुजर जाएंगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्योंकि मेरे फादर ने ये चीज देखी थी अपनी जिंदगी में कि माशाल्लाह उनकी PR सब चीजें अच्छी थी, लेकिन एजुकेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से वो डायरेक्ट ऑफिसर ग्रेड में नहीं गए थे। तो उस बंदे ने मुझे ये बोला कि अपनी सोच बदलो, ये सोचो कि मैं डायरेक्ट ऑफिसर ग्रेड से अपना कैरियर स्टार्ट करूं। तो मैंने कहा डन सर। फिर हमने बोरा बिस्तरा बांधा, छोड़ी जॉब, पहुंच गए यूनिवर्सिटी। हमने कहा पैसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, दरगाहों अल्लाह ताला के बंदे ऐसे प्यारे हैं, या अल्लाह ताला ने ऐसा सेटअप किया, और दरगाहों से लंगर ले लेके गुजारे किए, और ठेलों पे जो सैंडविचेस मिलते हैं, नाम के बर्गर हैं वो, ठीक है, वो अपना कोई मसाला लगा के दे देते हैं। पेट भर लिया हमने। हमने भी उस वक्त डीट बन गए थे और ठान ली थी कि खैर है यार, पेट भरने के लिए ना कर लेंगे, चाहे पानी को पहले डबल रोटी सूखी खा लो, फिर पानी के 2 गिलास पियो, तो पेट तो वैसे भर जाता है। जरूरी नहीं है इस वक्त अगर कढ़ाई नहीं मिल रही, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो टारगेट है उस पर पहुंचना है, अब डिग्री लेनी है। करते करते सर फिर तीसरे साल थोड़ी मेहनत की, चौथे साल थोड़ी और मेहनत की, लेकिन तब तक भी ऐसा हमें ऐसा समझे कि बस यूनिवर्सिटी की मेहरबानी, उस वक्त प्रोसीजर ऐसा था कि 15-20 सप्लियां होने के बाद भी ना हम फाइनल ईयर तक पहुंच गए थे। ट्रम बैक वगैरह सिस्टम नहीं था, या कोई और चीज ऐसी उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं थी, और ऐसे समझे कि या तो हमारी किस्मत अच्छी थी। करते करते भाईजान जब हमने एग्जाम दिए सारे, रिजल्ट आया, तब भी हमें सर जाते जाते भी ना वो जो फेल्यूर का एक लेबल मुझे लगा है ना, उसने पीछा नहीं जोड़ा। उसने एक स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की सप्ली हमें कैलकुलस की दे दी कि भाईजान आप फेल हो, आप नहीं जा सकते, या हम पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका।
मैंने कहा ठीक है सर, हम जब आपकी एग्जाम शेड्यूल होंगे हम आएंगे देने दोबारा, तब तक हमें अपीयरेंस सर्टिफिकेट दे दो। पहुंच गए उसके बाद कराची। कराची में फिर भाग दौड़ करके, और एक इंटर्नशिप हमें कहीं से ऑफर हुई। उन्होंने कहा लेकिन पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा भाई पैसे ना दो, सिर्फ मुझे आने दो अपने ऑफिस में, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा। घर पे तो इंटरनेट था नहीं। हमने कहा कि इंटरनेट आपका यूज कर लेंगे। फिर अम्मी अब्बू से मिन्नत समाजत उधार इधर उधर करके हमने कहा कि चलो भाईजान कोई ऐसा फोन होना चाहिए जिस पे हेलो हाय होती रहे। चलो भाई फोन भी हल्का सा ले लिया और काम शुरू किया। बस मैंने 2-3 माह इंटर्नशिप की, नो पे लीव पे, क्योंकि वहां पे इंटरनेट फ्री था, सिस्टम वहां मिल जाता था। क्योंकि मैं उस वक्त तो मेरे पास अपना लैपटॉप क्या कंप्यूटर तक नहीं था, डेस्कटॉप। चलो वो किया, ठंडा पानी पीने को मिल जाता था, चाय वगैरह फ्री की मिल जाती थी ऑफिस में। यानी उसी वक्त से हमने सोचना शुरू कर दिया कि भाईजान दूसरे माल पे जीना सीख लो, अपना तो है नहीं तो दूसरे से कैसे जीना है। तो ये चीज हमने वहां से सीखी भाईजान। करते करते वहां पे एक चीज हुई, यानी मैंने, मेरी नेचर में हार्ड वर्किंग तो थी क्योंकि मजदूर बंदा था मैं। तो मैंने ये सोचा कि अब अपनी यहाँ पे विजिबिलिटी कैसे बनानी है, लोगों को कैसे पता चले कि यार मैं भी कोई बंदा हूं या मुझे भी काम आता है, इंजीनियर कैसे बनना है। तो मैंने क्या किया सर भाई, 9 बजे इंजीनियर आते थे, हम 8:45 पहुंच जाते थे। घर पे तो कोई काम था नहीं, वेले थे वैसे ही, क्योंकि फैमिली पूरी गांव में रहती थी, कराची में बैचलर थे छड़े छान। तो मैंने कहा कि घर पे तो इंटरनेट भी नहीं है, चलो ऑफिस आधा घंटा 15 मिनट पहले पहुंच के इंटरनेट यूज करना शुरू कर देंगे, सीवियां फेंकना शुरू कर देंगे। जानता सिफारिश विफारिश कोई नहीं थी उस वक्त तक। बस अब्बू के दोस्त थे एक, उन्होंने ये किया था कि वो पीटीसीएल में थे, उन्होंने किसी को फोन करके बोल दिया था कि ये बंदा है, इसको सिर्फ काम सिखाना है। तो भाईजान इस तरह हमने इंटर्नशिप शुरू की। फिर जब इंजीनियर काम करके आते थे ना, शुरू में देखा कि भैया कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, वो अपनी मन मस्तियों में है, वो अपने कामों में है। आते थे सलाम करते, ठीक है, कोई इतना यानी इंगेज नहीं करता था। फिर मैंने देखा कि यार देखो ये कुएं इतने सारे घूम रहे, मैं इंजीनियरों को कहता था कुएं हैं ये, प्यासा तो मैं हूँ। फिर मैं किसी इंजीनियर एक के साथ बैठ जाता था कि साहब भाई आप सर्वे करके आए हो, रिपोर्ट मुझे तो मैं बना के देता हूँ, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जबरदस्ती उनकी स्क्रीनों में घुसता था। फिर किसी को अच्छा लगता था, किसी को नहीं लगता था, लेकिन मैंने जहन में से ये चीज निकाल दी थी, किसी को अच्छा लगू ना लगू, मुझे पता मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन मेरी प्यास है, मेरी तड़प है, मुझे सीखना है। तो करते 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 भाईजान एक दो दोस्त इंजीनियर्स ने कहा कि ठीक है आओ जफर रिपोर्ट बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बनाना शुरू की। शुरू में गलतियां होना शुरू हुई, फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया। फिर तो भाईजान उनको इतना आदी बना दिया, ठीक है, ऐसा समझ लो हड हराम बना दिया। माफ करना भाइयों, मेरे सुनते हैं वो दोस्त आज भी। उनको इतना आदी अपना बना दिया। वो सर्वे करके आते थे ना, मुझे कहते थे जफर ये लो 5 रिपोर्टें बना दो। मैंने कहा ठीक है सर अभी बना देते हैं। कोई कहता था 10 रिपोर्टें, मैंने कहा दे दो बना दूंगा, आप चिल करो, पूरे फ्लोर पे घूमो फिरो, फोनों पे करो, गपशप करो, जिधर जाना जाओ। काम करते करते मैंने अपने उस रिपोर्टिंग में इतनी महारत हासिल कर ली थी ना, तो उन दोस्तों ने कहा कि भाई सही है तुम बना के दो हमें। बनाता क्या, फिर बस जिंदगी चलती गई और ऐसा ऐसा हम इंजीनियर बन गए। तो आपका कोई और सवाल है तो बताओ, या तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जी कंटिन्यू करें, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर क्या हुआ कि भाईजान जब आप इंजीनियरिंग में होते हो ना, अगर आप किसी प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हो, मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं, तो कुछ अर्से बाद ना फिर कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो वो कहती है थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस वर्किंग विथ यू, जब काम आएगा वी विल कॉल यू। क्या करें, खसारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, थैंक यू। तो इसी तरीके का उन्होंने कहा कि भाईजान सबसे पहले तो ये जो इंटर्नी आ रहे हैं ना नो पे वाले, जी इनको फारिग करो।
हमारे दरवाजे बंद हो गए, फिर घर पे आके बैठ गए। तब तक ये था कि 3-4 माह में पता चल गया था कि यार ये बंदे हैं जिनकी पीआर अच्छी है, ठीक है। तो इस दौरान आप जब आप उस फील्ड में होते हो ना, आपको ऐसा-ऐसा पता लगना शुरू हो जाता है कि यार ये अच्छा डॉक्टर है, ये सर्जन है, इसकी चलती है। इसी तरह हमारी फील्ड में भी एक माशाल्लाह थे हमारे प्यारे दोस्त भाई। तो उनका जो असिस्टेंट था, उसके साथ मैंने दोस्ती बना ली थी। क्योंकि एक कहावत है, बादशाह का तख्त गुलामों के कंधे पे होता है। तो हमने भी कहा कि बादशाह से दोस्ती बाद में बनाएंगे, पहले उसके गुलामों से बना ले। तो मैंने उनके साथ एक दोस्त के साथ गपशप की। मैंने कहा यार बताओ क्या सीन है भाई, जॉब वॉब यार, अफलास, भूख, परेशानी खाए जा रही हैं, कहाँ जाएं? घर पे बैठे बैठे तो दीवारें ही अब घुमा देती है, ऐसे लगता है मौत के कुएं में लेटे हुए हैं। डर लगता है ऊपर जो पंखा घूम रहा है ऐसे ना गिर जाए कभी, क्योंकि लोड शेडिंग थी उस जमाने में भी। तो बंद होता था, अचानक बिजली आ जाती बगैर किसी टाइम के, वो घूमना शुरू कर, डर लगता कि क्या हो गया। तो बस फिर उन्होंने कहा कि भाईजान ये बंदा है, आज जा रहा है इस मीटिंग में, आज जा रहा है इस ऑफिस में। तो मैं क्या करता था, उस बंदे के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता था और दरवाजे पे खड़ा होता था, सर अस्सलाम वालेकुम, सर हाय सर। तो जब उस बंदे ने नोटिस किया एक हफ्ते के बाद कि भाई इधर आओ, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं कहा क्यों सर क्या हो गया? कहता मैं जहां जाता हूं तुम पहले मेरे सामने, दरवाजे से पहले तुम नजर आ जाते हो। पहले तो ये बताओ तुम्हें मेरी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, चेक कर क्या है, पीछे क्यों पड़े हो? तो मैंने उन्हें कहा कि सर जी सीधी सी बात है, घर पे फारिग बैठना आता नहीं है, दूसरा कोई चीज है नहीं, इसीलिए काम चाहिए और कुछ नहीं। आपके पास कुछ भी वॉलंटियरली काम आप दे दो, मुश्किल नहीं है। तो उसने कहा कि क्या है? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं है। और जब मैं उस वक्त फारिग था, उस वक्त हमने अपने फादर को फोर्स करके गांव में जो हमारे जमींदार साहब थे, उनसे मैंने 50,000 रुपए उधारे ले लिए थे कि अब्बा जान प्लीज अब आगे बढ़ना है तो भाईजान मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, मैं गाड़ी को कैसे भगाऊं, मुझे लैपटॉप लेना है। तो मैंने एसर का लैपटॉप लिया था उस जमाने में, तो यह आया था 40-45 हजार का। तो मैंने उस बंदे को बोला कि मेरे पास लैपटॉप है लेकिन इसमें इंटरनेट के पैसे नहीं है, मदद करो भाईजान, सिर्फ इंटरनेट इसमें डालो, बाकी जो काम करवाना है करवाओ। उन्होंने कहा सही है। उन्होंने फिर एक काम दिया था कि तुम ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी टेलीकॉम के बंदे हैं, आप उनसे राब्ता करो, उनसे टाइम लो। वो उस जमाने में लाइव सेशंस करते थे। तो मैंने कहा ठीक है हम करते हैं भाई। इस तरह काम ऐसा ऐसा करते करते, उनका काम करते करते मैं दिन रात ऑनलाइन अप्लाई भी करता था। फिर उस बंदे ने मुझे समझाया कि जफर देखो कि तुम हार्ड वर्किंग हो, सब चीजें हैं, तुम्हें काम करने का शौक है, जो लगन है, तुम्हारा पैशन है। उसने मुझे इतना एडमायर किया है कि लेट मी ट्रेन यू। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाऊंगा, पकड़ के कभी भी नहीं दूंगा। मैं आज एक फोन करूं किसी छोटी सी कंपनी सबकॉन में, तुम कुछ ना कुछ तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि जॉब लेते कैसे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब पोस्ट बाद में होती है, पहले जो उसकी विद इन अ टीम होती है उसमें आता है कि आप किसी को रेफर करते हो या आप किसी को जानते हो, ये पोस्ट के लिए जॉब खाली, या कोई बंदा छोड़ के जा रहा होता है, सबसे पहले उसके कुलीग्स को पता चलता है एक पोजीशन खाली होने वाली है। अगर लोग आपको जानते होंगे, वो अपने मैनेजर को आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं, आपका रिज्यूमे भी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ज्यादातर जॉब्स पोस्ट होने से पहले ही प्राइवेट सेक्टर में फिल हो जाती हैं। मैंने कहा सर वाकई। उन्होंने कहा कि और दूसरी बात कि देखो लोग आज के जमाने में खाना बाद में खाते हैं, पहले अपना इनबॉक्स चेक करते हैं। अब तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि टेलीनॉर के मैनेजर को, जो रीजनल मैनेजर है साउथ का, सिंध का, वहां तक तुम्हारी आवाज जाए, तुम्हारा मैसेज पहुंचे, लेकिन तुम जानते नहीं हो। अब ये लेकिन उसके इनबॉक्स तक तुम पहुंच सकते हो लिंक्डइन के थ्रू।
तो वहां से मुझे पता चला 2009 में लिंक्डइन क्या होता है, कैसे होता है। मैंने प्रोफाइल बनाया और उसमें दुनिया जहान की चीजें डाल दी। डालने के बाद मैंने हर बंदे को, मोबाइल की हर कंपनी को मैसेजेस करना शुरू कर दिए, तंग करना शुरू कर दिया कि काइंडली गिव मी वन चांस, आई डू नॉट हैव एनी इशू फॉर द सैलरी, फॉर द लोकेशन, जस्ट गिव मी वन चांस। मैं साथ में ये भी लिखता था उस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा हालात ऐसे थे कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान कोई नहीं जाता था उस एरिया में 2009 में। तो मैंने कहा कि भाईजान मैं रेडी हूं जाने के लिए, मुझे सिर्फ मौका दो। आई एम रेडी टू गो इन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। बस सर धड़ाधड़ करते गए। फिर एक अचानक से मुझे मोजजे होते थे, फिर मेरे मोजजे होना शुरू हुए। अननोन कॉल आई कि भाईजान आपका सीवी मौसूल हुआ है, हमें कराची में बंदा चाहिए, 3,000 रुपए में सैलरी है। मैंने कहा ठीक है सर, हाजिर है। 3,000 रुपए में मैंने काम शुरू किया। फिर 20-25 दिन ही काम किया था, और वो काम ऐसा था सैफ कि बलूचिस्तान में काम था। नॉर्दर्न बाईपास उस वक्त नया नया बना था, 0 पॉइंट कराची बलूचिस्तान हब चौकी से लेके गवादर तक, मुशर्रफ के दौर के बाद उसका इफ्तिताह होने वाला था। तो मोबाइल कंपनीज की शुरू में स्ट्रेटेजी ये होती है, जो भी हाईवेज है सबसे पहले वो वहां पे कवरेज देते हैं। आपके सिटी शहरों में नहीं आई थी, छोटे छोटों में, लेकिन हाईवेज पे फुल आपको कवरेज थी। तो ये नॉर्दर्न बाईपास उस वक्त बना था, उस वक्त कवरेज वहां पे टावर्स वगैरह लगा रहे थे। रात को सोने के लिए होटल नहीं होता था, जो सामान आता था इक्विपमेंट टेलीकॉम टावर्स का, उसके बबल रैप होते हैं ना, वो पटाखों वाली थैली, वो बिछा के सोते थे। सुबह होती थी वो हवा में उड़ जाती थी, पता नहीं कहा मट्टी पे सोए होते थे। सैलरी थी 3,000 रुपए, लेकिन जहन में एक ही चीज थी कि इंजीनियर बनना है, काम सीखना है। उस वक्त भी जो टेक्नीशियन सुपरवाइजर होते थे उनको कहता था कि भाईजान आप यहाँ बक्से पे बैठो, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं इनकी पंचिंग कैसे करनी है ये मैं करूंगा, जो फीडर होते हैं इनके स्वीप टेस्ट कैसे होते हैं मैंने कहा ये मैं करूंगा, मुझे दो, क्योंकि काम सीखना था। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला को हमारी अदा पसंद आ गई। कुछ अरसे बाद फिर एक और कॉल आई कि भाईजान आपका सीवी मौसूल हुआ है, भुट्टो साहब आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो मैं उन्हीं दिनों में बैक आया था कराची, ठीक है, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट असाइनमेंट में कोयटा जाना था। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कल आप 10 बजे आ जाओ। मैंने कहा 10 बजे नहीं, कल तो 12 बजे हमने कोयटा जाना है। तो मैंने कहा कि आप सुबह 9 बजे इंटरव्यू करो। उन्होंने कहा ठीक है आप सुबह 9 बजे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, सुबह 9 बजे गया। जब वहां पहुंचा, कराची में उस वक्त होता था सिटी बैंक और नर्सरी, जहाँ पे ऑलमोस्ट शरा फैसल पे कॉर्पोरेट ऑफिस हब है कराची में। हम गए, 4 हो गए। हमारे पास बैकपैक होता था जो कि मैंने लाइट हाउस से लिया हुआ था 50 रुपए का। बड़े उस जमाने में जॉगर भी वहां के लिए होते, बड़े हम भी क्लास में आ गए थे, बर्गर हो गए थे, ठीक है। चलते चलते भाई मेरे, जब उस ऑफिस पहुंचा, ऑफिस बाहर ग्लास की प्लेट पे लिखा हुआ था कंसिस्टेंट। बाहर से हमें इंप्रेशन मिल गया यार यहाँ जॉब नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा, जब अंदर दाखिल हुआ तो एक मोहतरमा रिसेप्शनिस्ट पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा हाउ मे आई हेल्प यू। उनको देखने के बाद हम और डिग्रेड हो गए। हमने कहा कि भाईजान यहाँ तो अब पक्का काम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली है, इतने एक सेकंड भाईजान, मां पता ही मैं तो गाने बड़े हुआ। सही है भाई जी जी। तो मैं तो और पीछे हो गया। मैंने कहा कि भाईजान अब आए तो चलो इंटरव्यू देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चले आए, हम आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाते हैं। उन्होंने
कहा कि मैंने कहा एक और सर बताओ, हम इस वक्त लाइव किस पेज पे हैं या कहाँ पे हैं? अभी हैं ये अपने मेरी लिंक ये जो टाइमलाइन है उस पे देख लें आप मुझे। टाइमलाइन पे नजर नहीं आ रहा। आपने शेड्यूल पहले किया था, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ऐसा इंटरव्यू सीरीज। अच्छा एक मिनट, मैं आपको फिर इसका ना लिंक शेयर कर देता हूँ हाँ, किसी और आप लिंक लिंक मुझे भेजो ताकि मैं भी शेयर करूं, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि भाईजान जफर जो आज बैठा है ये मुस्कुरा रहा है, इसके पीछे दर्द कितने हैं। दर्द तो बहुत ज्यादा है। नहीं, आपकी बात भी माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जरा एक दफा आपको लिंक शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाईजान लोग जितना हो सके फायदा उठाए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरे मेरे अंदर कोई खास फिटिंग तो थी नहीं, मैं तो कदम कदम पे चैलेंज करता हुआ आया हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रियल। और ये वो चीजें हैं जो आपको हर कोई नहीं बता पाएगा कि जफर भुट्टो बना कैसा है, या कोई भी अगर माशाल्लाह इंसान है जी वो आपको इतनी डेप्थ में नहीं आके बताएगा। ऐसे ही है बिल्कुल सर। आप आपसे तो क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, वो आप हर स्टेप आगे खुद ही उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आप मुझे फ्रेंड ऐड करें तो वो वीडियो आपको मेरी टाइमलाइन में नजर आएगी फिर आपको। अच्छा, ऐसा नहीं भाईजान, आपने नहीं रिक्वेस्ट भेजी, सैफ अली आप आई चलिए नहीं। अभी देखें जरा, अभी रिफ्रेश करें, अभी आ गई है आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान। हाँ, आप जरा मेरी टाइमलाइन में जाएं और वहां से आप शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, ये आपने असली काम किया है ना। जी अभी इंशाल्लाह देखो कैसे हमारे दोस्त आते हैं, इंशाल्लाह। हमारे चाहने वाले आते हैं आपके पास। तो भाई किस्सा कंटिन्यू करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको शेयरिंग पे डाल दूं जी जी बिल्कुल ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ भाईजान सैफ अली कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ व्यूज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? अभी वैसे एक बड़ा है मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, अब देखना। कहाँ गया भाई? जी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से देखो कैसे हमारे दोस्त आते हैं। हैं। जी तो भाई ये सीन हुआ कि जब मैं उस ऑफिस के बाहर पहुंचा और उन मैडम ने हमें मीटिंग रूम में ले गई, जी तो जब मैं उस फ्लोर से गुजर रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि आपने राइट लेफ्ट पे देखा साफ सुथरा माहौल, ठीक है। जी आसान जबान में और बताऊं जी जी कि इंग्लिश माहौल, ठीक है। जी हर हर जो उनका डिपार्टमेंट था वो एक प्रॉपरली लेबल लगा हुआ था, सब चीजें थी, ठीक है। तो मीटिंग रूम में हमें बिठाया और कहा कि जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब आएंगे आपका इंटरव्यू होगा। जब मैं अंदर गया तो वहां पे एक साहब और बैठे हुए थे, और जब उन्होंने बताया कि भाईजान हम तो टॉप यूनिवर्सिटी कराची की से पास आउट हैं, मुल्तान में काम करते हैं, और मेरी 11-12 बजे कोई फ्लाइट है मुल्तान की, तो मैंने कहा कि भाईजान यहाँ पे क्यों आए हो इंटरव्यू देने? उन्होंने कहा कि मैं जॉब यहीं देख रहा हूँ ना कराची में, जी क्योंकि मेरी फैमिली वगैरह रहती है। मैंने कहा चलो सही है। फिर क्या हुआ कि विद इन 5 to 10 मिनट्स पीएम साहब भी आ गए, सलाम किया, ये वो माशाल्लाह बिल्कुल गोरे अंग्रेज, और स्पाइक्स वगैरह बनाए हुए थे, जेल शेल लगी हुई थी, सूट बूट। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा और हम तो अंदर ही अंदर में ना पीछे होते जा रहे थे, और एक ख्याल आ रहा था कि यार वही 3,000 वाली अच्छी है, इसके चक्कर में वो भी ना चली जाए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जफर आए, आपका पहले इंटरव्यू है।
तो मैंने उन्हें कहा कि अब देखो, वही यूनिवर्सिटी से ताजा बंदा आता है ना, उसका दिमाग वही होता है कि यार पहले वाइवा दोस्त का दिलवाता हूँ, पहले तू जा देख अंदर सवाल क्या पूछ रहे हैं। तो वहीं पे भी मैंने लॉजिक वही लगाई। मैंने उन कहा कि सर इनकी फ्लाइट है, पहले इनका ले, मेरा क्या, मैं तो इधर ही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे जॉब तो मिलनी नहीं है। यानी मेरे दिल में ना जो उस कंपनी से जॉब लेने की चाहत निकल चुकी थी। डर खौफ होता है ना, वो निकल। खत्म। इसीलिए हमने कहा कि भाई, और मैंने उसे कहा कि यार तुम दे दो। उसने कहा कि रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा कि दिल में तो मैं ये सोच रहा कि वापस आएगा पूछूंगा अंदर क्या पूछा। और मजे का ये सीन हुआ कि वो बंदा इंटरव्यू देके वहीं से चला गया, और जब दोबारा पीएम साहब आए, लेट्स गो जफर, मैं इधर उधर देखता रहा, यार ये मेरे साथ क्या हो गया। हाय हाय, वो यार चीज भी ऐसी थी। एक सेकंड भाईजान। जी। तो वो उस वक्त भी चीज ऐसी थी, हमने कहा यार ये तो ज्यादती है, ऐसे नहीं होता। एटलीस्ट उस भाई को आना था, थैंक यू करना था, ठीक है। ऐसे नहीं होता। चलो मैंने कहा अल्लाह की मर्जी है भाई, अब क्या, वो सिंधी में कहते हैं फाथे कबो फतकणो कड़ो, यानी फंसने के बाद तड़पना कैसा। अब आए हो तो भाईजान मुंह दो। गए, बड़ा ही उनका शानदार ग्लास का टेबल, और यानी माहौल देख के ना मैंने कहा कि जफर नहीं, ये हमारे स्टेटस में बहुत ऊंचा है यार। तो मैं अंदर गया, बैठा, उन्होंने सामने पेपर रखे और पेंसिल रखी, कहा कि भुट्टो साहब जो बताओगे वो लिखो भी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, हमने तो सुना था सिर्फ वाइवा होता है, अब ये थ्योरी बाद में भी ले रहा है साथ इकट्ठे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले थ्योरी होती है या वाइवा का अलग टाइम रखा जाता है, दो अलग पीसेज है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाईजान आज दोनों इकट्ठे होंगे। मैंने कहा यार लो, मैंने कहा यार अल्लाह कहाँ फंसा दिया। ये यानी मेरे अंदर की बातें हैं वो चल रही थी। शुरू हुए वो कि बताएं, अपने बारे में बताया। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो एक पेपर में फेल था, लेकिन अपीयरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, पुराना जो लिया हुआ था वही। मैंने कहा कि सर अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा सर थोड़ा सा डिले आ गया है, क्योंकि मोहतरमा की शहादत हुई थी दिसंबर में, अच्छा। फिर इलेक्शंस आ गए, तो इस वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। मैंने कहा सर आप तो जानते हैं, वो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा डन। मैंने कहा चलो यहाँ से मुक गए, आगे आए। उन्होंने फिर पूछा वो चीजें जो मैं अपने इंटर्नशिप के दौरान रिपोर्टिंग करता था ना, और जो वो सर रिपोर्टिंग करते करते फिर वो इंजीनियर्स मुझे सर्वे पे भी ले जाना शुरू हो गए थे, तो वो मैंने सर्वे भी करना सीखा। तो वो उसको TSSR कहते हैं, टेक्निकल साइट सर्वे रिपोर्ट। तो वो मुझे बनाना और वो सर्वेज करना, या उसमें एक और होता है LOS, लाइन ऑफ साइट का सर्वे, माइक्रोवेव डिशेस के लिए। मोबाइल टावर के साथ आपने गोल्ड राउंड कलर की शेप की देखी होंगी डिशेस लगी होती हैं। जी जी जी। तो उनके सर्वेज वगैरह मैंने उस वक्त सीख लिए थे। उन मैनेजर साहब ने जो सवाल पूछे मुझे डिट्टो रटे हुए थे। इंसान कभी कभी सोचता है ना कि यार ये मैं फ्री में काम कर रहा हूं, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। उस वक्त हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, बट यू नेवर नो आगे चल के जिंदगी में वो चीज आपके कितने काम आने वाली है। ये चीज मैंने उस दिन सीखी। फिर क्या हुआ भाई, जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये बंदा तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि भाईजान रिपोर्ट कितनी देर में बना के दोगे। मैंने कहा सर 10 से 15 मिनट में। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पहले रिपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हर कंपनी का अलग फॉर्मेट होता है। जी। उन्होंने दिखाया, मैंने कहा सर 12 मिनट। बंदा कहता है ये लो डेटा और ये दो रिपोर्ट मुझे बना के दो अभी। मैंने डेटा देखा, उसमें एक चीज मिसिंग थी। मैंने कहा सर ये चीज मिसिंग है।
उसने कहा ठीक है आओ इधर बैठो, अब छोड़ो रिपोर्ट को। मैंने कहा कि ठीक है। तब भी मेरे ध्यान में चल रहा था ये मजाक कर रहे हैं, ये बोलेंगे ठीक है वी विल लेट यू नो, हम आपको बताएंगे कॉल करके। यानी मैं बेखौफ होके परफॉर्म कर रहा था, मुझे डर नहीं था। और मैनेजर साहब शायद इसी चीज से इम्प्रेस हो रहे थे कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट डटा हुआ है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही 3-4-6 माह का है जो भी इसने लिखा है अपनी सीवी में इंटरव्यू का, लेकिन कॉन्फिडेंस इस बंदे का चेक करो। हत्ता के अंदर में मैं जॉब लेने की चाह छोड़ चुका था। तो फिर करते करते भाई उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब अब ये बताओ कि सैलरी कितनी है आपकी। मैंने कहा यार 3,000 बताऊंगा बेईमानी होगी, लेवल गिर जाएगा ना। मैंने कहा 12,000। उन्होंने कहा अच्छा एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा सर 15 दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कम है और मांगो। मैंने कहा कि 17 दे दीजिएगा सर, और अब इससे बढ़ के और क्या। उन्होंने कहा नहीं ये भी कम है। तो मैंने कहा यार ये मजाक कर रहा है। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा सर क्यों मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा मजाक नहीं कर रहा। मैंने कहा सर मुझे 17 दे दो बहुत है मेरे लिए, मुझे यहाँ सिर्फ इस ऑफिस में काम करने की इजाजत दो। उन्होंने कहा कि भाईजान आपकी स्टार्टिंग जो पे है वो होगी 22,000। जबरदस्त। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा 22, मुझसे पूछते हैं ज्वाइनिंग। मैंने कहा ज्वाइनिंग अभी से 22,000 के लिए हम बिक जाए भाईजान, लेट जाएंगे इधर ही। तो बस फिर मैंने कहा कि सर जी क्यों मजाक वगैरह यानी रियल में। उन्होंने कहा रियल में ज्वाइनिंग। मैंने कहा सर अब ज्वाइनिंग हम अभी से ही कर देंगे। फिर करते करते भाईजान ज्वाइनिंग हुई, काम किया उनके साथ। तो फिर ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। कराची पूरी में काम किया, 5 स्टार होटलों में, क्योंकि मेरा जो टाइटल था इन बिल्डिंग नेटवर्क इंजीनियर था, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम। क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में एक होते हैं, ये आप देखे होंगे छतों पे टावर लगे होते हैं बाहर वाले, एक और इसमें सिस्टम होता है जो कि एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स एंड स्टेडियम्स, 5 स्टार 3 स्टार जितने भी टॉप क्लास के होटल्स है वहां पे वो सिस्टम लगता है। तो इस तरीके से 2008 में सफर शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे लाहौर ट्रांसफर कर दिया। लाहौर में रहते हुए मैंने फैसलाबाद, साहिवाल, खानेवाल और लाहौर प्लस में इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर तक मैंने काम किया, टेस्टिंग की, सर्वेज किए। तो करते करते फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा काम किया, सारा बेहतरीन, लेकिन काम नहीं है तो घर जाओ। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, बेईमानी है ये तो। हमें सिंध से लेकर आए, यहाँ पे बिठाया, सुनहरी ख्वाब दिखाए, पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दे रहे हो। फिर मैंने सोचा कि भाईजान अपने काम से प्यार करो, कंपनी से कभी प्यार ना करो। और उस दिन से मैंने फैसला एक कर लिया, जो मुझे पैसे ऊपर देगा मैं उसका। कंपनी से लॉयल्टी मेरी खत्म हो गई उस दिन के बाद। मेरे कैरियर में मुझे 12 साल हो गए, सिर्फ एक कंपनी में मैं 2-2.5 साल से ज्यादा काम किया। उसके अलावा मैं 6 माह 1 साल के बाद छोड़ देता था। मैं नहीं हूं किसी का भी, जो मुझे ज्यादा पैसे देता है मैं उसका होता हूं, बस काम के सिलसिले में। तो बस फिर करते करते फिर हम वापस आए गांव अपने, फिर वही दिन रात। तब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कि फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि विद इन 6 मंथ उन्होंने मुझे लाहौर ट्रांसफर कर दिया। लाहौर में मेरी ऑलमोस्ट 45,000 थी। बोनस ये वो ओवर टाइम मिला के बंदे के अच्छे पैसे बन जाते हैं, 50-60 तक बन जाते थे। खर्चा इतना था नहीं, थोड़ी बहुत अयाशियां बढ़ा ली थी हमने। 0 मीटर बाइक ले ली थी एक सुपर स्टार की, ठीक है। रूम में स्पीकर रख लिए थे, सिस्टम अच्छा ले लिया था। तो करते जब उन्होंने फारिग किया, फिर मैं दोबारा लिंक्डइन पे वापस आया और दिन रात अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अचानक से एक दिन कॉल आती है कि भाईजान आपका हमें सीवी मिला है, क्या आप बहरीन आ सकते हो।
हमने कहा सर बिल्कुल आ सकते हैं, हम तो पैदा ही आगे बढ़ने के लिए हुए, हम तो बैठे थे इंतजार में बैठे थे। अगले बंदों ने तभी तो हमें लात मारी कि भुट्टो साहब आपने बहरीन जाना है, आप हमारे लिए नहीं हो। वक्त ही आपको परेशानी आती है, लगता है कि यार ये क्या हो गया परेशान, लेकिन नहीं, उसी दौरान आपको टाइम मिलता है कि आप आगे की सोचो। उसी दौरान मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, उसी दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद से एचईसी से रजिस्टर करवाए। मैंने कहा कि अब मेरी ऐसे समझे कि मैं तैयार हो गया हूं उड़ने के लिए। फिर भाईजान उस वक्त थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। हमारी फैमिली ने कहा कि ये ऐसे थोड़ी होता है, बाहर ऐसे थोड़ी जाते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाई इस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ गांव में नहीं रहता, इस वक्त भी मैं कराची में जॉब करता हूं या लाहौर में करता हूं। जहां भी जाओ तब भी 8, 10, 12 घंटे लगते हैं अपने घर तक वापस आने के लिए। अगर मैं मिडिल ईस्ट जाता हूँ 2-3 घंटे की फ्लाइट है, यूं गया और यूं आया, कोई मसला ही नहीं है, मुझे एक मरतबा जाने तो दो। उस वक्त अम्मी थोड़ी सीरियस थी। अम्मी को मैं शुरू से कहता था कि मैं जाऊंगा जाऊंगा, और जब वो वक्त आया तो मैंने कहा कि देखो मैंने कहा था ना, पहले ही बोला था मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से सर हम चले गए बहरीन। बहरीन में 1.5 साल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे दोस्त मिले जिंदगी के, काफी कुछ सीखने को मिला। फिर वहीं पे ट्विस्ट आता है कि भाईजान आप, शादी हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद कहा गया कि भाई, एक सेकंड, हेलो, जी। ठीक है भाई, माजरत के साथ सॉरी, कॉल आ गई थी बेगम की, तो इसीलिए पहले वो। जी जी बिल्कुल। तो हम, शादी हो गई, उसके बाद भाईजान ये होता है कि वाइफ साथ रहे, फैमिली, हमारे फैमिली का, डैडी का उसूल था, शादी आपने की अपनी बेगम साथ ले जाओ भाईजान, हमें नहीं चाहिए, आपके लिए आई है जो आप ही रखो। तो उस वक्त थोड़ा फैमिली का वीजा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा पाकिस्तान, फैमिली का वीजा लगवाने के लिए। तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये तो भाईजान सिर्फ हफ्ते 10 दिन में लग जाएगा, उसमें 2 माह होने को आ गए। कंपनी ने बोला भाईजान पाकिस्तान में बैठे हो तो पैसे भी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। मैंने कहा यार, फिर वो ये हरकत हो गई हमारे साथ। तो उसी दौरान फिर हमने एक ही बात सोची, अब हमें ऐसे कंट्री जाना चाहिए जहां पे मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा पावर हो। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, पता चला यूके में भी चैलेंजेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स इतनी नहीं है, इंजीनियर ज्यादा हैं, दूसरे भी ऐसे ही थे। फिर करते करते सर ये हुआ, पता चला कि अमेरिका में इस वक्त टेलीकॉम इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि एटीएनटी उस वक्त एलटी नेटवर्क बिछा रहा था और 5 बिलियन का प्रोजेक्ट आया हुआ था। अप्लाई करना शुरू कर दिया, चैलेंजेस, मसले मसाइल। शुरू में तो अंग्रेजों वाली, अमेरिकन की इंग्लिश नहीं आती थी समझ में, क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट थोड़ा सा पतला जो हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, अमेरिकन का थोड़ा सा मोटा एक्सेंट है। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की कि अमेरिकन को गोरे कैसे बोलते हैं, या मैन व्हाट्सअप, ये वो इस तरह बोलते हैं। ठीक है, फिर मुंह टेढ़ा करके इंटरव्यू देने शुरू किए। फिर इस तरह करते करते कोई 6-7 कंपनियों में वी विल कॉल यू, लेट यू नो लेटर सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक मछली आहिस्ता आहिस्ता फंसना शुरू हुई, उसका नाम था एरिक्सन। और उस वक्त मैं एक दो दोस्तों से, मेरी आदत है कोई भी काम अगर हो रहा हो ना तो मैं दोस्तों से मशवरा जरूर करता रहता हूँ। तो उस वक्त भी मैंने एक दो दोस्तों से किया, उन्होंने कहा अबे चल बे, यहाँ पे तुम, हमें लोकल कंपनी में ही, अच्छी कंपनी में बहरीन में ही नहीं जॉब मिल रही और तुम अमेरिका की बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, इस तरह एक बंदा रिक्रूटर है और यूं यूं बातचीत चल रही है ये वो। उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, ये फ्रॉड है, हमारे मैनेजर साहब थे वो, ठीक है, कि भाग जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है, स्पैम ईमेल से आती रहती। मैंने कहा ठीक है सर।
फिर क्या हुआ कि कुछ और दोस्त थे जो सिंसियर थे, उन्होंने कहा नहीं भुट्टो करो तुम, इंशाल्लाह हो जाएगा, करो तुम, करो करो। सर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया, सब चीजें हो गई। जिस दिन पासपोर्ट पे स्टैंप लग के एम्बेसी से वापस आया, मैं सीधा गया उसी मैनेजर के पास, मैंने दिखाया सर मैं नोटिस दे रहा हूँ। कहते कहाँ जॉब लगी है, सच बता। मैंने कहा सर अमेरिका में। कहता चल मजाक ना कर। पासपोर्ट निकाल के दिखा, मैंने कहा सर ये लो मैं जा रहा हूँ अमेरिका। वो उसी वक्त वहां से उठे अपनी कुर्सी से, अकेले में ले गए, कहते बताओ ये हुआ कैसे। मैंने कहा सर वो याद है एक डेढ़ माह पहले आपको बताया था, आपने कहा था ये स्पैम है। मैंने कहा सर ericsson.com अगर ईमेल उसका पक्का है, सॉलिड है, कोई गूगल या हॉटमेल नहीं है, लाइव नहीं है, तो समझो कि वो जेन्युइन केस है। और अगर एम्प्लॉयमेंट कोई ऑफर कर रहा है वो आपसे ₹1 नहीं मांगता। मैंने कहा सर ये दोनों चीजें मुझे उसमें नजर आई, उन्होंने सिर्फ मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दे दिए, पासपोर्ट लग गया, सब चीजें हो गई, और हम दे रहे हैं नोटिस पीरियड 4 हफ्तों का, क्योंकि हम अब जा रहे हैं अमेरिका। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका आ गया। बस भाईजान अब इतना बहुत है, अब आगे बताओ, कोई और सवाल पूछो। तो ये प्रोजेक्ट जो आप अमेरिका में ये टेलीकॉम के हवाले से आप कर रहे हैं, तो अभी कब से कर रहे हैं और अभी फ्यूचर में आपकी क्या विजन है आपका? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम के प्रोजेक्ट्स पिछले कोई 10-12 साल से कर रहा हूँ, जी जी। और अभी भी कर रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हर 3-4 साल बाद ना टेक्नोलॉजी यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है, फिर नई चीज आ जाती है। जैसे हमारे पास अभी तक 4G के लिए, LTE के लिए चैलेंजेस हैं, यहाँ पे अभी मैं इस वक्त 5G के नेटवर्क डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, और लगता यही है आगे 5G आ रही है, 4-5 साल इसी में गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद एक नई जी आ जाएगी, फिर उसमें लग जाएंगे, और इसी तरह जिंदगी का पहिया चलता रहेगा। तो ये पाकिस्तान में ये 5G और 6G इम्प्लीमेंट करना, उसमें कोई आपका रोल प्ले हो सकता है? वैसे आप कर सकते हैं प्ले? सर हमसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कुछ भी ना, मुझसे अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं, मैं तो एक हल्का फुल्का सा मिस्त्री हूँ। हमसे बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। हाँ ये हो सकता है, पाकिस्तान में असल में यूटिलाइजेशन उस चीज की नहीं है ना इतनी, क्योंकि देखें कंपनी तभी पैसा इन्वेस्ट करती है जब उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर आए। ठीक है, यहाँ पे तो ये है कि कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट आपकी जिंदगी ऑनलाइन हो गई है, टोटली हर चीज। पाकिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है 5G वगैरह, ये जो है ये सिर्फ आपकी ना डाटा की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो बड़े साइज में ट्रेवल कर पाए विद इन लिमिटेड टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में। तो बस ये है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह और काफी चीजें जो है वो ऑनलाइन है, तो ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी आ रहा है। पाकिस्तान में इतनी चीजें नहीं है अभी तक, हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाईजान आप यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हो। इन लोगों ने तो यूट्यूब से कमा के खा पी के रगड़े मार के छोड़ दिया हमारे लिए, हमारे पास वो चीजें अभी आ रही हैं, तो ये फर्क है। हाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब कोविड के बाद पाकिस्तान में भी हालात चेंज हैं, लोग भी इस तरफ बिल्कुल डेफिनेटली अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये यूएस में आप रह रहे हैं, तो मैंने ये सुना है, जो भी वीडियो देखता रहता हूँ, तो इसमें कहते हैं कि आप महंगी जगह पे रह के, महंगी जमीन पे रह के अगर आप कमाते हैं तो वो उधर ही बैलेंस हो जाता है। तो आप सस्ती जमीन पे रहें, तो मलेशिया रहें, टर्की रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं सस्ती जगह पे रहें और महंगी जगह से आप ऑनलाइन कमाएं, ये इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाईजान बहुत अच्छी बात है उनकी, ठीक है जी, लेकिन ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होती ना। ये चीज अप्लाई होती है कि जैसे फ्रीलांसर्स है, जी, ठीक है, वो महीने के मैक्सिमम कितने कमा लेंगे,
एक एवरेज कर लें आप, ठीक है। कुछ तो है जो 10-12 साल से लगे हुए हैं, उनके जी हैंडसम अमाउंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो नए एवरेज है यही 1500-2000, जी जी बिल्कुल ऐसी। ठीक है। वो भी माहिर की, लेकिन शुरू में तो बंदे आपने देखे होंगे ज्यादातर यही चीखते हैं, सर प्रोफाइल बना लिया, ऑर्डर नहीं मिल रहा, जी जी बिल्कुल ठीक है। ऐसी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सालों से प्रोफाइल बनाए हुए हैं लेकिन टाइम नहीं दिया, तो इस वजह से भी नहीं मिलता, क्योंकि जो देखता है वो बिकता है, जो लाइव बैठा होता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है, सब चीजें जवाब देता है, क्लाइंट की टू द पॉइंट बात, उसे फीडबैक देता है, तो उसको ऑर्डर भी मिलते हैं, जी ठीक। तो लेकिन जो दूसरे प्रोफेशनल लोग हैं ना, जिनके हैंडसम इनकम है, वो तो कहीं पे भी रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ये जरूरी नहीं है कि आप यानी कहाँ पे रहते हो, क्या कमाते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत हैंडसम कमाते हैं, लेकिन उनके अपने घर के खर्चे और अयाशियां इतनी है कि वो पीछे हैं, सही है। जी जी ये डिपेंड करता है पर्सन पे, आपके एक्सपेंडिचर्स पे, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी आप ये जिस तरह कोविड आया है और इसके बाद सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये जो प्रोफेशनल जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी जॉब है, इन कोविड के बाद इनकी सिचुएशन वर्चुअल की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? क्या ये इसका आप विजन देख रहे हैं फ्यूचर में कि सारा वर्चुअल हो जाए, कुछ जिस तरह ऑनलाइन? हमारा काम सारा पहले ही वर्चुअल था। जी मैं यहाँ पे ही बैठे ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स डिजाइन करता था, यहीं पे बैठ के यूके के करता था, हर चीज यानी पहले ही। ये जो एडवांस कंट्रीज है ना, ये तो ऑलरेडी इस पे थे, जी इनको तो कोई परेशानी नहीं हुई। इनको परेशानी ये हुई कि यार बाहर निकलने के जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी खत्म हो गए, जी जी ठीक जी है। तो इन्होंने फिर वो शुरू कर दिया, कुछ चीजें ओपन ही की हैं। तो हाँ, पाकिस्तान में ये चीज अब जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त ट्रांजिशन हो रहा है, तो जी पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। काफी लोगों को नहीं था मालूम कि ऑनलाइन अर्निंग भी हो सकती है, तो वो इस तरफ अब आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान अपनी मट्टी कहते हैं कि जहाँ बंदा पैदा हुआ होता है, जो एक मट्टी होती है उसकी याद आती है, या इस हवाले से आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं और इसमें रियलिटी क्या है? अभी तो सुना ही हुआ भाईजान, इसमें कहावत है, जिस जो बंदा जहां पैदा होता है, हमारे सिंधी में कहावत है कि जिथे तव्हांजी अबर पूरियल हूंदी आहे, मीन्स जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो माँ के पेट में होता है, बलून में होता है, तो पानी होता है, पानी में होता है, है। जी राइट। जी जी जहां उसका वो पानी दफन होता है ना, या जहां गिरता है, जी उस बंदे को उस जगह से बाय डिफॉल्ट मोहब्बत चाहत होती है। हम्म, मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान आते हैं, सब चीजें गांव में घूमेंगे फिरेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन अचानक बोल देंगे हमें अपने घर वापस जाना है। हम कहते हैं अबे तुम्हारा घर यहाँ, कहते नहीं हमारा घर अमेरिका में है, हम्म, क्योंकि वो पैदा यहाँ हुए, उन्होंने यहाँ चीजें कर। रही बात हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सिंध में पैदा हुए हैं, जी जी वो हम तो भाईजान लाइव बैठे होते हैं, बातें वहाँ पाकिस्तान और ये वो करते हैं। काफी लोग तो ये भी कहते हैं यार अमेरिका पहुंच गए हो, छोड़ो हमारी जान छोड़ दो। हम कहते हैं नहीं यार, हम कैसे छोड़ेंगे, आई लव पाकिस्तान। जबरदस्त। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन भाई पूछूंगा आपसे कि जो है ना, आप अब अपने बच्चों को, ये क्वेश्चन आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें कि आप अपने बच्चों को, आप अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस सामने रखते हुए आप अपने बच्चों को कौन सा यानी इनका इनको आप कहें स्ट्रेटजी कह लें, इसको इनकी स्लॉट्स कह लें कि इनकी 10 साल की एज की, फिर 20 साल, फिर 30 साल का प्लान आपने क्या किया है ताकि आपका एक्सपीरियंस सामने करते हुए उस चीज को आप ऑप्टिमाइज कर लें, तो यही फिर हर बंदा एक इसको केस स्टडी के तौर पे अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे फिजिकल है, चाहे उसका इंटेलेक्चुअल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे इमोशनल है, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सही भाईजान,
मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं आज जो कुछ बना हूँ ना, जी। अपने पेरेंट्स की वजह से बना हूँ। और वो ही जो फर्स्ट मेजर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं या आपको आगे ले आते हैं, वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं या घर की आपकी अपनी तरबियत होती है। जी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक चीज़ सुनी थी कि जिधर जा रहे हो ना या क्योंकि जब आप टीन एज में आ रहे होते हो ना, लड़कपन में बाहर घूमना फिरना, दोस्तियां ये वो, तो मेरे फादर मुझे रोकते नहीं थे, वो कहते थे किसके साथ हो और कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ सिर्फ। ठीक है, तो हम बताते थे अपने फादर को कि मैं इसके साथ हूँ और इधर जा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभार गोली करवा देते तो वो अलग स्टोरी है। तो क्योंकि देखो हर यानी 5 दिन काम करने के बाद एक छुट्टी भी जरूरी है। तो जब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हुए, जब मैंने देखा इनको ग्रो हो रहे हैं, तो मेरा ये बिलीव है कि जब बच्चे आपको ग्रो हो रहे होते हैं ना, उनकी देखभाल जो है ना फूलों की तरह करो। क्योंकि जब कली खिल रही होती है ना, आप उसको किसी मुट्ठी में बंद करके रखोगे ना, तो वो जैसे मुट्ठी हाथ की लकीर है ना, वो वैसी शेप बन जाएगी। या जैसे आपने वो दिल वाले सेब देखे होंगे ना, वो सेब वैसे होते नहीं, उनके ऊपर बॉक्स लगा दिया जाता है तो वो बढ़ते हैं, तो उसी शेप के आपको निकल के मिलते हैं। वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल खुशबू है, वो उसमें नहीं होते। तो मेरा ये बिलीव है भाईजान, आप इम्प्लीमेंट करो ना करो या एतराज हो किसी को, अपना जाती है। मैंने अपने बच्चों में ये देखा कि मैंने इनको फूलों की तरह लेके ना, जैसे उनकी कलियां पत्तियां खिल रही हैं ना, मैंने उनको मना नहीं किया किसी चीज से। मेरा बेटा आया एक दिन, मैंने पेंटर बनना है, मैंने आके घर के हमारे जो पीछे बैकयार्ड सहन है, उसकी जो दीवार है वो लकड़ी की शीटों की है, मैंने उसको स्प्रे पेंट ला के दिया, ये ले बेटा बना, जो बना सकता है बना। उसके साथ बैठ के वो जैसी बनाता है उससे गंदी मैं बनाता हूँ, फिर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कहा वाह कितनी प्यारी बनाई है। अब ये देखे ना, मेरे बच्चे बना बना के लिए मेरे लिए लाते हैं, मैंने इधर लगा देता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, ये पहली, हाँ नहीं कहाँ गया, ये वाली जो है ये बड़े बेटे की है, ये फिर बेटी की है, ये फिर छोटे छोटे की है, उसकी देखे वो अभी लाइनें हैं सिर्फ, इसमें थोड़ी महारत है, इसमें और ज्यादा महारत है। जब जब बना के लाते मैं इधर लगा देता हूँ। फिर ये और साथ में अप्रिशिएट उन्हें करता रहता हूँ। अगर कोई गलत होता है तो फिर उन्हें समझाता हूँ प्यार से कि ये चीज गलत है, इस चीज का ये नुकसान होगा, ऐसे करो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फिर इवॉल्व हो रही हैं। फिर एक दिन वो आके कहता है कि मैंने जियोलॉजिस्ट बनना है, फिर उसको मैं ले गया झील पे कि आ जाओ पत्थर चुनते हैं, ये कैसा है, वाओ पत्थर, ये कलर कैसा है, वाओ। और दूसरा, ठीक है मैं कितना ही काम में भी मसरूफ हूँ, लाइव शोज में भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को भी टाइम डेली देता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ। वो जिस लेवल पे होते हैं ना, उस लेवल पे आ जाता हूँ उनके साथ, ताकि हम दोनों का कम्युनिकेशन रहे, एक दूसरे को समझने में आसानी हो। क्योंकि शुरू में तो 2-3 साल हम उनको बोलते रहते हैं भाईजान बोलना, बोलो बोलो बोलो, चलना 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 सीखो। फिर सारी जिंदगी ये ना करो वो ना करो, चुप करके बैठो, ये करो, फिर ये करते रहते हैं। फिर बच्चे बागी होते जाते हैं। फिर आगे चल के हम पेरेंट्स माजरत के साथ कहते हैं यार आपको जो भी बात हो ना अपने डैडी को आगे बताओ। यार पिछले जब उसका टाइम था तुम्हें दोस्त बनाने का, उस वक्त तो तुमने वो टाइम गंवा दिया। क्योंकि बच्चा के जहन में यही आ जाता है यार मैं बताऊंगा, डैडी बोलेंगे नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, तो वो बताते नहीं है, फिर बच्चे छुपाना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को दोस्त बने, बस मैं यही कहूंगा इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त सेशन रहा है और बड़ा ही प्रोडक्टिव था रियली। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर दोबारा एक दफा मैं आपको सेशन में लूंगा, और क्वेश्चन तैयार करके आऊंगा। तो थैंक यू जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।
सलाम।